क्या था? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो इमीडिएटली मुझे जवाब दो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। यस मैम, प्लीज रिपीट करो। प्लीज रिपीट करूं? अच्छा चलो ठीक है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल दो आपके ये रिलेशंस थे. Let's take an example that these are the two relations R A1 A2 AN S B1 B2 BN. So the first thing is that the total number of attributes should be same. That like in this example यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी n है. That means दो relation में number of attributes same होने चाहिए. That means दोनों relations की degree जो है वो same होनी चाहिए. First point. Second point is there should be one-to-one correspondence between the pair of attributes that has the same domain. That means A1 अगर int है तो B1 int होगा. A2 अगर varchar 10 है तो B2 भी varchar 10 होगा. AN अगर char 5 है तो BN भी char 5 होगा. There has to be one-to-one correspondence between the set of attributes between relation R and S. But when I am talking about your cross product, then the two relations need not be union compatible. वैसे cross product होता क्या है? अगर दो सेट की मैं बात करूं, अगर मैं दो सेट की बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? लेट्स फॉर एग्जांपल एक सेट है A that contains the item 2, 3, 4. इसका साइज बड़ा करते हैं, ठीक है, दिख रहा है अब. एंड लेट्स से देयर इज अनदर सेट B that contains A, B. सब गड़बड़ हो गया. हाँ जी, इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की बात करती हूँ, मैं लिखती हूँ A क्रॉस B. क्या होगा आपका? बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे? मैम 6 एलिमेंट्स होंगे. क्या होंगे मैम 2, A 2, चलो ठीक है. 2, A 2, B 4, दिस इज एग्जैक्टली द सेम जो कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशंस के बीच में होता है. लेट्स फॉर एग्जांपल आपके दो रिलेशंस हैं R which is AN and S which is still BM. अब आप ध्यान दो, ये दोनों यूनियन कंपैटिबल नहीं है. ठीक है, चल सकती हूँ आगे. ये यहाँ पे n एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे m एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि दो रिलेशन यूनियन कंपैटिबल नहीं है. देन द रिजल्टिंग रिलेशन, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ, सो लेट द रिलेशन बी Q विल हैव द डिग्री n प्लस m and the number of tuples will be nr multiplied by ns. That means relation R में कितनी टपल्स हैं, that is nr. relation S में कितनी टपल्स हैं, that is denoted by ns, and the total tuples will be nr multiplied by ns. It is the same thing कि आपके यहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, तो रिजल्टिंग रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आपने बना लिए? 6 एलिमेंट्स बना लिए. यहाँ पे हम टपल्स की बात करेंगे. अगर R के अंदर 4 टपल्स थी, S के अंदर 6 टपल्स थी, तो रिजल्टेंट 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, that comes out to be 24. So the Q will have 24 tuples plus n plus m number of attributes. How many of you are clear about it? Yes. At least yes, definition part is clear. ठीक है. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हम उसको एक बारी देखना शुरू करते हैं. उसके लिए पहले एक क्वेरी समझते हैं. वी वांट टू रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ ईच फीमेल एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स. फीमेल एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स निकालने. नाउ द स्कीमा इज इन फ्रंट ऑफ यू, रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा इज इन फ्रंट ऑफ यू. आप मुझे देख के बताओगे, मेंटली आप वैसे ही कैलकुलेट करो. मैंने तुम्हें ये पेज दिखाया हुआ है. इनफैक्ट तुम अगर अपनी बुक पे, अपने लैपटॉप पे खोलना चाहते हो, ये पेज खोलो और मुझे ये देख के बताओ फीमेल एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट्स कैसे निकलेंगे. डिपेंडेंट्स का नाम. फीमेल एम्प्लॉइज, कोई भी एक बच्चा बताना शुरू करे क्वेरी को कैसे करना शुरू करोगे. ये एक एम्प्लॉय टेबल है, ये एक डिपेंडेंट टेबल है. बताओ क्या करोगे. और ये आंसर मुझे तुमसे ही चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी. क्वेरी मैं बताऊंगी, बट उसको एक्चुअली कैसे परफॉर्म करना है वो तुम मुझे अभी बताओगे. ये नहीं मैं बताऊंगी. टाइम ले लो. बताना शुरू करो. बच्चे तुम्हारे पास ये पेपर अवेलेबल है. मैं तुमसे यही पूछ रही हूँ कि बेटा सिर्फ इसके अंदर से मुझे बताओ फीमेल एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स का नाम बताओ. तुम कैसे क्वेरी स्टार्ट करोगे. There cannot be this silence in this class.
अरे बोलो, कोई तो बोलो। मैम इंटेलिजेंट सिलेक्ट बच्चे। फ्रॉम एम्प्लॉय सिलेक्ट की वेयर मैं बात सेक्स ही नहीं इज कर एफ। रही मेरे बच्चे, सिलेक्ट की मैं बात ही नहीं कर रही। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि तुम्हें फिजिकली निकालना है। भूल जाओ सिलेक्ट, भूल जाओ प्रोजेक्ट। अभी सिर्फ ये बताओ, हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में तुम इस टेबल में से डेटा कैसे निकालोगे? आप सबसे पहले मैम, क्या देखो? मैम जितनी भी फीमेल एम्प्लॉयज है, इस अलेशिया, कॉलम में से जेनिफर। फीमेल वाली टपल्स को देखोगे? यस मैम, यस मैम। उनका क्या देखोगे अब? इट शुड बी एफ। इट शुड बी एफ। नहीं, उसके बाद जो एफ वाली टपल्स थे उनका क्या देखोगे अब? उन टपल्स में से क्या देखोगे? किसी ने ठीक आंसर किया है? एसएसएन देखना। ठीक है, मुझे फीमेल का एसएसएन मिला, एक 999 वाला है और एक 9876 वाला है और एक 4534 वाला है। ये याद रखना, 9899 वाला है, 9876 वाला है, 4534 वाला है। अब मैं क्या करूं, मुझे एसएसएन पता चल गए फीमेल वालों के। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं डिपेंडेंट टेबल में आऊंगी और डिपेंडेंट टेबल में मैं क्या देखूंगी? ESSN। ESSN को देखूंगी ESSN। और मैं कौन कौन सी वैल्यूज को यहाँ पे चेक करूंगी? मैम जो कौन फीमेल सी? वाली फीमेल की नहीं बच्चे, SSN फीमेल वाली नहीं, ये ध्यान रखना, ये डिपेंडेंट का सेक्स है। ये जो बच्चा जो है ना, ये उसका सेक्स है। आपको सिंपल क्या देखना है, एक आपने कौन सी वैल्यू थी? एक 9876 वाली वैल्यू थी, एक 999 वाली वैल्यू थी, एक 4534 वाली वैल्यू थी। अब इसके अंदर से कितनी वैल्यूज तुम्हारी निकल के आ रही हैं? 1। Only one value. That means my output is Ebner. My output is Ebner. कितने बच्चे इस बात को अग्री कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, अब मुझे दोबारा से बताओ तुमने क्वेरी कैसे सॉल्व करी है? दोबारा से बताओ क्वेरी कैसे सॉल्व करी है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम्प्लॉय टेबल में सेक्स देखा है जो फीमेल है, फिर हम एसएसएन हमने देखा है कि उसका क्या क्या है, फिर डिपेंडेंट टेबल में ईएसएसएन से मैच किया। हमने अब कितनी चीज याद रखना, हमने क्या चीज को मैच किया है? एसएसएन को किससे मैच किया है? डिपेंडेंट टेबल के एसएसएन से मैच किया है। एंड आई फॉरगॉट मेरा पेज कौन सा था, थोड़ा सा ही मिसमैच हुआ है शायद। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। इफ आई वॉन्ट टू रिट्रीव द लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ ईच फीमेल एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल में से जो फीमेल वाली टपल्स थी उनका सिलेक्शन किया और उसको एक टेम्पररी रीनेम कर दिया फीमेल एम्प्लॉइज। इतनी बात क्लियर होती है? फर्स्ट लाइन इज क्लियर। फिर मैंने क्या किया, मुझे वो सारे के सारे तो नहीं चाहिए थे, मुझे क्या चाहिए था, बेसिकली सिर्फ एसएसएन चाहिए था। आइडियली तो मुझे सिर्फ एसएसएन चाहिए था, बट फिर भी मैंने प्रोजेक्शन किस चीज का करवा लिया, इस फीमेल एम्प्लॉइज में से जो 3 टपल्स निकल के आ रही थी उनमें से मैंने प्रोजेक्शन निकाल लिया, फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का और एसएसएन का, और इसको मैंने बोल दिया एम्प नेम्स। अब ये एम्प नेम्स सिर्फ 3 टपल्स हैं जो कि कौन कौन से एसएसएन की थी आपकी, 999888 वाली एक टपल होगी, 9876 वाली दूसरी टपल थी, तीसरी टपल थी 5434 जो भी वैल्यू थी उसकी एक टपल थी। तो अब यहाँ पे एम्प नेम्स में ये 3 टपल्स आ गई हैं आपकी, ये देख लीजिए। पहला फीमेल एम्प्स तुम्हें क्लियर हो गया और एम्प नेम तुम्हें क्लियर हो गया। यहां तक कितने बच्चों को क्लियर हो गया जो मैंने एम्प नेम निकाला है? यस मैम। यस मैम। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, आपने 2 टेबल को मैच किया था। सो जो वो मैचिंग वाला ऑपरेशन जो है दैट इज द प्रोडक्ट। वो जो आपने किस किस को मैच किया, अब आपने एम्प नेम को मैच किया था, ये जो एम्प नेम यहाँ पे निकला था, और साथ में आपने अपनी डिपेंडेंट वाली टेबल को मैच करने की कोशिश की थी, उन दोनों को मैच किया। अब ये एक क्रॉस प्रोडक्ट था। अब आप ध्यान से दोबारा से सुनो, पेज नंबर 280, अब मैं जा रही हूँ पेज नंबर 193 पे। रिलेशन आपका जो डिपेंडेंट वाला रिलेशन है, इसमें कितनी टपल्स हैं, काउंट करिए। सेवन। सो रिजल्टिंग जो आपका रिजल्टिंग रिलेशन निकला है दोनों को प्रोडक्ट करके, उसमें कितनी एंट्रीज होंगी? 21। वेरी गुड। किसने आंसर किया? मैम जूही। जूही। 21 कैसे होंगी जूही?
मैम 7 into 3। 7 into 3, 3 जो थी वो हमारी ऊपर से आई थी और 7 एंट्रीज हमारी डिपेंडेंट वाली टेबल में थी। अब मुझे ये बताओ, अच्छा 21 आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो मे बी वी कैन स्टे। मैम इट्स क्लियर। रुकना है या 21 क्लियर है? वो चलो मैम क्लियर मैम। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, रिजल्टिंग रिलेशन में कितनी एट्रीब्यूट्स होंगी? मैम 10। नो, यहाँ पे कितनी है? डिपेंडेंट में कितनी एट्रीब्यूट्स हैं? 7। 7 किसने आंसर किया? 8 किसने आंसर किया? मैम जूही। जूही विल रिपीट 8 क्यों होंगी? मैम क्योंकि डिपेंडेंट वाली टेबल में 1 2 3 4 5 रोज हैं, मतलब 5 कॉलम्स हैं, तो ये 5 नहीं बेटा, कॉलम्स। 5 एट्रीब्यूट्स हो गए यहाँ के। हाँ जी। और जो वो हमारा सेकेंड वाला एम्प नेम वाला था कॉलम, वो वाला बॉक्स, उसके एट्रीब्यूट हो गए 3। एम्प नेम वाला रिलेशन। यस मैम, तो उसके 3 हो गए, तो 5 + 3 8। हाँ, और मैं पेज नंबर फिर भूल जाती हूँ। हाँ नहीं था, ये नहीं था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ। अब आप चेक करो ये कितनी टोटल एंट्रीज हैं। ये टोटल 21 एंट्रीज हैं। एक मिनट रुकना। ये रिजल्टेंट रिलेशन मैंने क्या बनाया है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके एम डिपेंडेंट्स, एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स। तो ये एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट्स हैं उसके अंदर ये 21 एंट्रीज आ गई हैं। समझ आया? पहले मैंने कौन सी टेबल का नाम लिखा था? एम्प नेम। तो पहले 3 कॉलम जो होंगे वो होंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एसएसएन। चेक करो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एसएसएन। बाद में कौन सा रिलेशन लिखा हुआ था? डिपेंडेंट। तो बाद के जो 5 कॉलम होंगे वो होंगे डिपेंडेंट के। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कॉलम जो है, जो उसने डॉट 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 लगा के छोड़ दिया है, ये हमारे टोटल 8 कॉलम्स हो गए। अब मुझे ये दोबारा से बताओ, एम्प डिपेंडेंट्स में 8 कॉलम और 21 रोज कितने बच्चों को क्लियर है? यस मैम। चल सकती हूँ आगे? यस मैम। ठीक है। अब टेक्निकली होता क्या है, अब ध्यान से सुनना। हर एक रो ऑफ एम्प नेम इज एसोसिएटेड विद ऑल द 7 रोज ऑफ डिपेंडेंट। आप चेक करो, पहला नाम क्या था? एलेशिया। पहली 7 रो जो थी वो सेम है, ये एलेशिया 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 एलेशिया, दिख गया? नेक्स्ट रो किसकी थी? जेनिफर। नेक्स्ट 7 रोज जो थी वो जेनिफर। और तुम सोचो तो ये तुम्हारा एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ही हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? एक का दूसरे से, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से। ऐसे ही कर रहे थे ना? यहाँ पर भी यही किया है। पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, पहले का 5वें से, पहले का 6ठे से, पहले का 7वें से, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का 7वें से, तीसरे का पहले से, तीसरे का दूसरे से, तीसरे का 7वें से। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर कि ये जो 21 एंट्रीज आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं? यस मैम। यस मैम। मेजॉरिटी ऑफ यू अग्री कि 21 एंट्रीज कैसे आ रही हैं? पहले 7 एंट्रीज एलेशिया की हैं, दूसरी 7 एंट्रीज जेनिफर की हैं, तीसरी एंट्रीज 7 एंट्रीज जो है वो जॉयस की हैं। अग्री? यस मैम। बट तुम क्या खुद सोचो, एक मिनट मेरी अब बात बहुत ध्यान से सुना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी कवर्ड नाउ। बट तुमने अभी अभी मैनुअली जब कैलकुलेशन अपने आप क्वेरी निकाली थी तो कितने फीमेल एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स निकल रहे थे? 3 तो फीमेल्स थी, पर उनके डिपेंडेंट्स कितने निकल रहे थे? बट यहाँ तो मेरे पास 21 आ रहे हैं। बट यहाँ पे सोचो, एसएसएन यहाँ पे अलग है और यहाँ पे ईएसएसएन अलग है, तो आपको कौन सी एंट्री ढूंढनी पड़ेगी जहां पर एसएसएन क्या होगा? जेनिफर वेलिस। नहीं, आप एसएसएन और ईएसएसएन, बेटा आप जेनिफर नहीं देखोगे, आप एसएसएन और ईएसएसएन को देखोगे, क्योंकि एसएसएन एक जगह प्राइमरी की है और दूसरी जगह फॉरेन की है।
ठीक है। यस मैम। मैम वो तो रो बता रही थी कि जो जेनिफर वेलेस वाली है उसमें दोनों कॉमन है। नहीं, बट टेक्निकली हम वो वाली टपल देखेंगे जहां पर एसएसएन की वैल्यू ईएसएसएन से मैच हो रही होगी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? वैसे भी तो आप मैन्युअली भी तो यही देख रहे थे ना, एसएसएन 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 की वैल्यू कहां पर ईएसएसएन की वैल्यू से मैच हो रही है। मैन्युअली आपने यही Yes, ऑपरेशन ma'am. किया था या नहीं किया था? तो एग्जैक्टली द सेम थिंग इज परफॉर्म्ड ओवर all the rows of this table which contains 21 टपल्स, और आप वो वाली टपल को सिलेक्ट करोगे जहां पर ये वैल्यू मैच होती होगी, ये जो एबनर की एंट्री थी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? Yes, ma'am. ठीक है। सो दैट मीन्स मैं अब अपनी चौथी लाइन पे हूं क्वेरी की, और मैं कर रही हूं कि वो सिलेक्ट करो। दैट मीन्स ये जो 21 रोज आई हैं, अब इस एम्प डिपेंडेंट में जो 21 रोज आई हैं, वो वाली रो सिलेक्ट करो जहां पर एसएसएन इज इक्वल टू ईएसएसएन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ये अब एक्चुअल डिपेंडेंट आ गया आपका। ठीक था? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम क्लियर। ठीक है। अब इस एक्चुअल डिपेंडेंट के अंदर कितनी रोज और कितनी कॉलम सिलेक्ट होके आई हैं? 1 एबनर। 1 रो एंड 1 row, 7 column, 8 column. 8 कॉलम। कॉलम। One row और and मुझे eight मुझे columns. आउटपुट में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेरी में क्या पूछा था? आई वांट टू रिट्रीव द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज जिनके डिपेंडेंट्स हैं एंड डिपेंडेंट्स। तो दैट मीन्स मैंने क्या क्या निकालना है अब इस आउटपुट में से? मुझे फीमेल एम्प्लॉय का नाम चाहिए और डिपेंडेंट का नाम चाहिए। तो मैंने प्रोजेक्शन लगा दिया इस एक्चुअल डिपेंडेंट्स के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बोला मुझे फीमेल का फर्स्ट नेम निकाल दो, लास्ट नेम निकाल दो और डिपेंडेंट का नाम निकाल दो। ठीक था? यस मैम। यस मैम। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। इस क्वेरी को ध्यान से देखो, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, और अगर कुछ भी एक छोटे से कॉमा में भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझसे पूछोगे। ठीक था? यस मैम। चल सकती हूँ आगे? सो दैट मीन्स अब मैं दोबारा से इसी आउटपुट पे आ रही हूँ। ये एम्प डिपेंडेंट वाली आउटपुट तुम्हें समझ में आ गई। उसके बाद ये तुम्हारी एक्चुअल डिपेंडेंट वाली एक टपल आई विच इज हैविंग 8 कॉलम्स, और अब जो फाइनल रिजल्ट था उसके अंदर से जो एक्चुअल आपका 3 आपने कॉलम्स के ऊपर प्रोजेक्शन लगाया था, ये वो निकल के आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो रिलेशंस का कैलकुलेशन इस तरह से करता है कि एक की जितनी भी टपल्स हैं वो दूसरे की सारी टपल्स के साथ एसोसिएट हो जाए। यानी कि एक जेनिफर की रो मल्टीप्लाइड बाय 7 रोज ऑफ डिपेंडेंट, एक जॉयस की रो मल्टीप्लाइड बाय 7 रोज ऑफ डिपेंडेंट, एक एलेशिया की रो मल्टीप्लाइड बाय 7 रोज ऑफ डिपेंडेंट। सो दैट कम्स आउट टू बी 21 रोज। यानी कि ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हो तो आपके पास इतनी सारी एक्स्ट्रा टपल्स बन के आ जाती हैं, और उसमें से फाइनली आपको कोई सिलेक्शन कंडीशन लगानी पड़ती है, जहां पर लेट्स से इस एग्जांपल में हमारा एसएसएन किससे मैच हो रहा था? ईएसएसएन से। दैट मीन्स टू नोट हियर इज that the selection is always compulsory after the cross product operation. कितने बच्चों को ये बात क्लियर होती है? That selection Cartesian product is followed by select is quite commonly used to combine the related tuples from the two relation. ये वाली पार्ट ये पूरा पढ़ोगे इतना।
यानी कि हर बार ऐसा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो इतनी सारी मेरी टपल्स निकल के आएंगी, और मुझे जब हमेशा क्या करना पड़ता है, अपनी जो नॉर्मल कंडीशंस है जहां पर एसएसएन और ईएसएसएन मैच कर रहा हो, जहां पे डिपार्टमेंट नंबर डीएनओ से मैच कर रहा हो, जहां पे एसएसएन जो है वो डीएमजीआर एसएसएन से मैच कर रहा हो, कुछ भी मैचिंग कंडीशन। देखो, दो टेबल्स आप कैसे रिलेट करते हो, ये चीज हमेशा याद रखना। दो टेबल्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, या दो टेबल्स को आप कैसे इंटर रिलेट करते हो, बाय यूजिंग द फॉरेन की एंड प्राइमरी की कंसेप्ट। यही चीज अभी तक हम समझ के आए थे। So that means हमेशा ही जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा रही हूं, उसके बाद सिलेक्शन कंपलसरी होता है, ताकि मैं एक्स्ट्रा टपल्स को हटा सकूं और सिर्फ यूजफुल टपल्स को रख सकूं। क्लियर हुआ? अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जहां ये चीजें बार बार यूज होंगी। सो अभी हम आगे चलते हैं। डोंट वरी अगर ऐसा लग रहा है कि एक ही एग्जाम्पल अभी हमने कवर किया है, ये टॉपिक हम बहुत थरली कवर करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स में से भी और जगह से भी। यानी कि क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमेशा एक सिलेक्ट ऑपरेशन मुझे लगाना पड़ रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए वी हैव अ स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड जॉइन, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, दोनों ऑपरेशन सिर्फ जॉइन में ही कंबाइन हो जाते हैं। अभी आपके दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लग रहा है, फिर एक सिलेक्ट लग रहा है। सो मैं जॉइन के अंदर आपको ये सारा का सारा सीक्वेंस जो है, इन दोनों कमांड्स का जो सीक्वेंस है, ये एक सिंगल ऑपरेशन में कवर हो जाता है। देखने की कोशिश करते हैं कैसे। सो वी हैव गॉट द जॉइन. Join is represented by this symbol डमरू, and this is also used to relate two tuples in two different relations. समझ आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। We want to retrieve the name of the manager of each department. Retrieve the name of the manager of each department. यानी कि हर डिपार्टमेंट के मैनेजर का नाम चाहिए। ठीक है, अब मैं जाती हूँ अपने पेज पे। ये देखो ध्यान से, ये डिपार्टमेंट टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल है। डिपार्टमेंट के मैनेजर का नाम चाहिए। अब मुझे बताओ ये मैन्युअली कैसे करोगे? फॉरगेट अबाउट सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। मैम डी नंबर से एम्प्लॉय में जाके मैच करेंगे डी नंबर से। अच्छा, उससे क्या मिलेगा? उससे मैम टपल्स मिलेंगे जो मैनेजर हो सकते हैं, जो एम्प्लॉय मिलेंगे जो मैनेजर्स हैं। मैम मैनेजर एसएसएन ये किसने आंसर किया? एमजीआर एसएसएन वाला किरण, वेरी गुड। पहला जिसने बच्चे ने आंसर किया था बेटा, उससे आपको क्या होगा, आपकी ये सारी टपल्स जो हैं वो इन सारी टपल्स के साथ ज्वाइन हो जाएंगी, और आपको हर डी नंबर की जो डिटेल्स है वो एसोसिएट हो जाएगी। अब एक मिनट, जो गलत है पहले वो समझ लेते हैं कि गलत क्यों गलत था। यहां पे क्या हो जाएगा, जॉन बी स्मिथ की एंट्री 5 थी, तो इस 5 के साथ क्या जुड़ जाएगा, रिसर्च, उसके मैनेजर का एसएसएन और उसके मैनेजर की स्टार्ट डेट। फ्रैंकलिन के सामने 4 था, तो 4 के साथ यहाँ पे क्या एंट्री जुड़ जाएगी, नहीं एलेशिया की बात करते हैं, एलेशिया का डिपार्टमेंट नंबर 4 था, तो 4 के साथ क्या एंट्री जुड़ गई, एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एमजीआर एसएसएन, उसके मैनेजर की स्टार्ट डेट। मुझे पर क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए कि जितने मैनेजर हैं उनका नाम चाहिए, शायद, है ना, नाम ही चाहिए ना। यस मैम। तो टेक्निकली मैं मैनुअली देखूंगी तो मुझे ये दिख रहे हैं कि अच्छा ये 3 मैनेजर हैं सिर्फ, एक है 333 वाला, एक है 9876 वाला, एक है 88 वाला। तो मैं 3333 वाले जो है एसएसएन, उसको सिंपल एसएसएन के साथ मैच करूंगी, और मुझे पता चल जाएगा कि एक मैनेजर फ्रैंकलिन वो होंगे, दूसरा मैनेजर 9876 वाला, दूसरा मैनेजर जेनिफर है, और तीसरा 8888 वाला है, तीसरा मैनेजर जेम्स बॉर्ग है। हाँ जी, समझ आया मैंने क्या बोला है? मैनुअली अगर मुझे क्वेरी करनी हो तो मैं कैसे करूंगी, मैं एमजीआर एसएसएन को देखूंगी, एसएसएन के साथ मैच करूंगी, और उसके बाद मुझे वो नाम मिल जाएंगे जो कि मैनेजर्स थे। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जब मैं अपनी ये क्वेरी करती हूँ 282,
ठीक है, वहां पे हमारी क्वेरी कितनी लंबी जाती थी, यहां पर हम सारा का सारा ऑपरेशन जो है ये इस जॉइन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। लिखना कैसे है, अब ध्यान से सुनोगे। मैं किस किस को टेबल को कंबाइन करना चाहती हूँ, मैं डिपार्टमेंट टेबल को एम्प्लॉय टेबल के साथ ज्वाइन कर रही हूँ सच दैट जहां पर MGR/SSN इज इक्वल टू SSN। अब मुझे बताओ ये इतना पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का कितने बच्चों को क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन का। मैं डिपार्टमेंट टेबल को एम्प्लॉय टेबल के साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ सच दैट MGR/SSN इज इक्वल टू SSN। यहां से मेरे पास क्या रोज निकल के आएंगी, मेरे पास सिर्फ वो रोज निकल के आएंगी जहां पर MGR/SSN और SSN मैच हो रहे हैं। कितनी रोज निकल के आई? मैम 3। 3, वेरी गुड। मेरे पास सिर्फ 3 रोज निकल के आई जहां पर MGR/SSN SSN से मैच हो रहा था। और कितने कॉलम्स निकल के आएंगे? वो निकल के आएंगे दोनों रिलेशंस में कितने कॉलम्स थे। एक बार दोबारा से जाते हैं, कितने कॉलम्स आएंगे हमारे? 193। कितने कॉलम्स निकल के आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे कितने हो गए? 11 12 13 14। तो कितने कॉलम्स निकल के आए? 14 कॉलम्स एंड 3 रोज। 14 कॉलम। यस मैम। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और ध्यान दो, पहले मैंने टेबल कौन सी लिखी है? डिपार्टमेंट। पहले मैंने टेबल कौन डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स पहले होंगी, बाद में मेरा कौन सा रिलेशन है? एम्प्लॉय के रिलेशन की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बाद में होंगी। ठीक है, कितनी रोज निकल के आई हैं? 3 कॉलम्स कितने होंगे? 40। बट यहाँ पर आप मुझे बोल सकते हो कि मैम यहाँ डॉट 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 दिखाया हुआ है, क्योंकि पेज की लिमिटेशन थी इसीलिए डॉट 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 दिखाया हुआ है। बट टेक्निकली ये चीज तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कितने कॉलम्स निकल के आएंगे? 14। ठीक है, अब ये मेरा रिजल्टेंट निकल के आ गया। ये मेरे पास पूरा रिजल्टेंट आंसर ही एक तरह से है, जिसके अंदर से मैंने ये निकाल लिया कि हर डिपार्टमेंट के मैनेजर की सारी डिटेल्स, ये 3 डिपार्टमेंट थे, 3 डिपार्टमेंट के ये 3 मैनेजर और उन सबकी सारी डिटेल्स। बट टेक्निकली मुझसे क्वेरी में पूछा क्या गया था? मुझे सिर्फ क्वेरी में पूछा गया था आई वांट टू रिट्रीव द नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो मैं सिंपल क्या कर सकती हूँ, मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लेट्स से डिपार्टमेंट के नेम पे प्रोजेक्शन कर लेती हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, डिपार्टमेंट का नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पे सिंपल ये जो डिपार्टमेंट मैनेजर वाला जो आपका एक इंटरमीडिएट टेबल बना था, उस इंटरमीडिएट टेबल पे मैंने प्रोजेक्शन कर लिया। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? यस मैम। ठीक है, सो अब यहां पर क्या हो रहा है, अच्छा ये चीज दोबारा से सुनो, जॉइन में कितनी टपल्स रिटर्न होके आती है? जहां पर भी जॉइन कंडीशन सेटिस्फाई करती है उतनी नंबर ऑफ टपल्स निकल के आती हैं, यानी कि 3 निकल के आई। अगर यहां पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया होता तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितनी टपल्स निकल के आती? NR multiplied by NS, where NR is the number of tuples in relation R, NS is the number of tuples in relation S. समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अगर यही सेम ये एक सिंगल ऑपरेशन, ये जो यहाँ पे येलो में दिखा रही हूं मैं भी, जहां मेरा कर्सर है, इसको मुझे अगर क्रॉस प्रोडक्ट से करना होता बेटा, तो मैं क्या करती, मैं पहले एम्प्लॉय वाली टेबल को डिपेंडेंट वाली नहीं, आई एम सॉरी, ये वो वाला काम था, ये जो हमने अभी पहले क्वेरी देखी थी जहां पे हमने फीमेल एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स को देखा था। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये जो 2 ऑपरेशन 2 लाइनों में हो रहे हैं, ये सेम एक ही लाइन में कैसे हो सकता है ये ऑपरेशन। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया था, एम्प नेम और डिपेंडेंट को पहले एम्प डिपेंडेंट्स निकाला था और उसके बाद सिलेक्शन लगाया था। मैं यहाँ पर सीधा ये कर सकती थी, एम्प नेम और डिपेंडेंट्स वेयर SSN इज इक्वल टू ESSN।
हाउ मेनी ऑफ यू अग्री ऑन दिस? यानी कि इन दो लाइन की बजाय यूजिंग योर क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाय द सिलेक्शन ऑपरेशन, आई कैन सिंपली यूज द जॉइन ऑपरेशन विद द जॉइन कंडीशन. देखो जॉइन कंडीशन तुम्हें यहाँ पे भी देनी पड़ रही है. कंडीशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट की कंडीशन बोलोगे, यहाँ पे जॉइन की कंडीशन बोलोगे. तो इंस्टेड आप इन दोनों रिलेशंस में क्रॉस प्रोडक्ट की बजाय जॉइन लगाओ और जॉइन के साथ उसकी जॉइन की कंडीशन दे दो, सच दैट योर फर्स्ट एट्रीब्यूट इज द एट्रीब्यूट ऑफ फर्स्ट रिलेशन, second attribute is the attribute of the second relation. ठीक था? In general, the join operation which is between relation R and S, and check here that the two is not union compatible. यहाँ N है और यहाँ पे M है. सो एक चीज ध्यान रखोगे, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूनियन कंपैटिबल होने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से ही आपके जॉइन को भी यूनियन कंपैटिबल होने की जरूरत नहीं है. द रिजल्टेंट रिलेशन विल हैव n plus m number of attributes and the number of tuples will be where the combination satisfies the join condition. हमारे यहाँ पर कौन सी 3 टपल्स निकल के आई थी जहां पे जॉइन कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी? हमारी जॉइन कंडीशन क्या थी? वेयर mgr ssn is equal to ssn. चेक करो, वेयर mgr ssn is equal to ssn, वेयर mgr ssn is equal to ssn, mgr ssn is equal to ssn. So that means वो टपल्स निकल के आएंगी जहां पर जॉइन कंडीशन सेटिस्फाई होगी. अब ये अपने आप पढ़ोगे, ये मैंने हाईलाइट किया है तुम्हारे लिए, ये 3 लाइनें जो हैं ये अपने आप पढ़ो, और अगर नहीं क्लियर होता तो मुझसे अभी पूछोगे. इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ लेते हैं. तुम्हें तो वाइवा वाला फ्लेवर ही नहीं मिला ना कभी? नो मैम एक बार ही मिला था. एक बार ही कब मिला है? Yes, ma'am. Like in first semester. सुरुचि मैम. नहीं, एक्सटर्नल वाइवा. सुरुचि मैम वाला नहीं है बेटा, एक्सटर्नल वाइवा. एक्सटर्नल वाइवा में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है और आराम से हर बच्चे से 15-20 मिनट तक क्वेश्चन करता है और बहुत ग्रिलिंग होती है. मतलब बच्चे इतने नर्वस और इतने टेंस्ड होते हैं वाइवा को लेके. तुम तो मजे में अपनी बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर लोगे. मतलब वो जो वाइवा जो होता है ना, दैट इज रियली ग्रिलिंग. मैं बीच बीच में, तुम्हें शायद मेरी पुरानी आदत है ना, हर बार मैं बताती जाती हूँ कि वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है, वाइवा में ऐसा पूछा जाता है. अच्छा, ये समझ में आ गया? चल सकती हूँ आगे? यस मैम. ठीक है. इन जनरल जॉइन कंडीशन जो होती है वो हमारी किसी भी तरह से हो सकती है. हम जॉइन कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं. जॉइन दिस, ये देखो, ये जॉइन कंडीशन है अब आपकी a थीटा b, वेयर a इज द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन r, a is the attribute of relation r, b is the attribute of relation s, और उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन होगा. हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाया है? इक्वल. ये आपका था a थीटा b. a एट्रीब्यूट एक रिलेशन की, b एट्रीब्यूट दूसरे रिलेशन की, और थीटा में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जो कि ये हो सकता है इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू. ठीक है. दैट मीन्स इन जनरल आपका जो जॉइन कंडीशन होती है वो a थीटा b होगी. a जो है वो एक रिलेशन का एट्रीब्यूट होगा, b जो होगा वो दूसरे रिलेशन का एट्रीब्यूट होगा, एंड थीटा इज द कंडीशन, जो इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% केसेस में दिस थीटा इज इक्वल टू ऑपरेशन, एंड सो दिस टाइप ऑफ जॉइन इज नोन टू बी योर इक्वी जॉइन. यानी कि जब आपका कंपैरिजन ऑपरेटर a थीटा b में जब थीटा इक्वल टू होगा, देन दैट टाइप ऑफ जॉइन इज नोन टू बी योर इक्वी जॉइन.
वाइवा में पूछ लेते हैं इक्वी जॉइन क्या होता है, हाउ इक्वी जॉइन इज डिफरेंट फ्रॉम अ जॉइन। जॉइन की जब मैं बात कर रही हूँ देन योर कंपैरिजन ऑपरेटर कैन बी ऑफ एनी टाइप, बट जब मैं इक्वी जॉइन की बात कर रही हूँ हमारा वो इक्वी जॉइन तब होगा जब हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू होगा। और अभी तक हमने जो ऊपर दोनों क्वेरीज देखी हैं दोनों ही इक्वी जॉइन की थी, यहाँ पर भी इक्वल टू था और यहाँ पर भी इक्वल टू था, तो दोनों हमने अभी तक जो जॉइन्स देखे हैं वो हमने इक्वी जॉइन के एग्जाम्पल देखे हैं। समझ आ गया? ठीक है, चलूं आगे। Yes. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये मेरा रिजल्टेंट जॉइन रिलेशन था। जॉइन रिलेशन के अंदर हमने कितनी एट्रीब्यूट्स निकाली थी? 14 एट्रीब्यूट्स होंगी। पर ध्यान से अगर आप देखो, 2 एट्रीब्यूट्स तो बिल्कुल सेम वैल्यू की निकल के आ रही हैं। एमजीआर एसएसएन भी डिट्टो सेम है और एसएसएन भी डिट्टो सेम है, नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये एमजीआर एसएसएन और एसएसएन तो एक बार ही आना चाहिए जॉइंट रिलेशन में। सो इसके लिए वी हैव अनदर वेरिएशन ऑफ जॉइन विच इज नेचुरल जॉइन, जो कि बेसिकली आपकी सुपरफ्लोअस एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता है। दैट मीन्स to get rid of the second superfluous attribute of an equijoin, we use natural join, and natural join is represented by this asterisk symbol. ठीक था? ठीक है? यस यस मैम। But the condition for natural join is, ध्यान से सुनना, condition for natural join is that the 2 columns should have the same name. That means आप जिन 2 columns के ऊपर natural join लगा रहे हो उन 2 कॉलम्स का नाम सेम होना चाहिए। अभी हमारे नाम अलग थे, एक जगह डीएमजीआर एसएसएन था और एक जगह एसएसएन था, नेचुरल जॉइन नहीं लग सकता। पहले वाली जो फीमेल एम्प्लॉय वाली क्वेरी थी वहां पे एक जगह एसएसएन था, दूसरी जगह ईएसएसएन था, तो वहां पर भी नेचुरल जॉइन नहीं लग सकता। सो कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता है, सॉल्व दिस क्वेरी यूजिंग नेचुरल जॉइन। अब अगर कंपल्सरी मुझे नेचुरल जॉइन का क्वेश्चन आया है तो दैट मीन्स मुझे दोनों एट्रीब्यूट्स का नाम सेम देना पड़ेगा, और सेम नाम देने के लिए वी हैव द रीनेम ऑपरेटर। वी हैव द रीनेम ऑपरेटर जो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो बेसिकली आपकी ये वही क्वेरी है। क्वेरी के अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, क्वेरी क्या कह रही है, सपोज वी वांट टू कंबाइन each project tuple with the department tuple that controls the project. That means मैं क्या कम करवाना चाहती हूँ कि मैं हर प्रोजेक्ट में ये देखना चाहती हूँ कि उसका कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट कौन सा है। यू वांट टू कंबाइन द प्रोजेक्ट टेबल विद द डिपार्टमेंट टपल दैट कंट्रोल्स द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टेबल पे आते हैं। प्रोजेक्ट में आपको डी नंबर दिया हुआ है बट उसका सिर्फ नंबर दिया हुआ है। आई वॉन्ट द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जो कि इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे प्रोजेक्ट एक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? डिपार्टमेंट नंबर 5। डिपार्टमेंट नंबर 5 तो था, बट इस 5 को आपने डी नेम से मैच करना था, तो प्रोडक्ट एक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? रिसर्च। प्रोडक्ट कंप्यूटराइजेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? हेडक्वार्टर्स। और आपने कौन सी एट्रीब्यूट्स को मैच किया? Ma'am, we have looked to the D number and then D number we basically You match the D num attribute of project with D number of department table. इतनी बात समझ में आती है? Yes, ma'am. बस ठीक है, सब इतनी बात समझ में आती है तो फिर सब समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली मैं क्या बोल रही थी, गलत आ गए, 84 था शायद। सो बेसिकली आपको क्या करना था, आपको 2 रिलेशंस को मल्टीप्लाई करना था। किस किस को मल्टीप्लाई करना था? डिपार्टमेंट को मल्टीप्लाई करना है और प्रोजेक्ट को मल्टीप्लाई करना है। और मेरी ये चॉइस है कि भैया नेचुरल जॉइन लगा के तुम मुझे दिखाओगे, तो दैट मीन्स मैं किसी भी एक रिलेशन को रीनेम कर लेती हूँ। या तो मैं डिपार्टमेंट को रीनेम कर लेती हूँ या फिर मैं प्रोजेक्ट को रीनेम कर लेती हूँ। इस एग्जाम्पल में आपको डिपार्टमेंट को रीनेम करके दिखाया हुआ है। रीनेम लगाया मैंने रो ऑपरेटर, और मैंने क्या किया,
डी नेम, एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी, आई एम सॉरी, मैं उसी पेज पे वापस जाती हूँ, 193। यहां पर क्या था, यहाँ पे क्या था, डी नम, Yes, ma'am. और यहाँ पे क्या था, डी नंबर। तो मैं क्या करती हूं, मैं इस डिपार्टमेंट के डी नंबर को डी नम से रिप्लेस कर रही हूं। मैं डिपार्टमेंट के डी नंबर को डी नम से रिप्लेस कर रही हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं डिपार्टमेंट वाले रिलेशन के डी नंबर को डी नम से रिप्लेस कर रही हूं, और ये मेरा रो ऑपरेटर था, एंड रिजल्टिंग रिलेशन इज लेट्स से डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, डी नेम, डी नम, एमजीआर एसएसएन, एमजीआर स्टार्ट डेट। बट द बेनिफिट आई गॉट इज कि प्रोजेक्ट में भी आपका वो कॉलम डी नम के हिसाब से था, और अब डिपार्टमेंट में भी वो कॉलम जो था वो डी नम का था। तो आई कैन सिंपली अप्लाई योर एस्ट्रिक, और अब मेरे पास जो फाइनल आया है वो प्रोजेक्ट डेप्थ के नाम से आउटपुट आ गई। ठीक है, डीनम इज द जॉइन एट्रीब्यूट। अब आपकी ये जो डीनम जो है वो जॉइन एट्रीब्यूट है, एक जॉइन एट्रीब्यूट है जो दोनों रिलेशंस में सेम नाम से है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, आउटपुट देखते हैं इसका। ये आपकी प्रोजेक्ट, अच्छा ये प्रोजेक्ट डेप्ट वाली। अच्छा एक चीज और, एक मिनट, लेट मी जस्ट हैंग इट फॉर अ मिनट। अब जो रिजल्टेंट रिलेशन बनेगा उसमें कितनी एट्रीब्यूट्स होंगी? एक कम हो जाएगी। दैट मीन्स वहां पे मेरी 14 बन नहीं, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, 14 वाला नहीं है। सो दैट मीन्स मैं 193 पे जाती हूँ दोबारा से। अब यहाँ पर कितनी एट्रीब्यूट थी? 1 2 3 4। यहाँ पे कितनी थी? 1 2 3 4। मैं ज्वाइन लगाती तो 8 होती, मैंने नेचुरल ज्वाइन लगाया है तो 7 होंगी। और कौन सी होंगी? जो एट्रीब्यूट, जो आपका रिलेशन का नाम पहले होता है उसकी एट्रीब्यूट्स पहले आती हैं, जो रिलेशन का नाम आपका बाद में होता है उसकी एट्रीब्यूट्स आपकी बाद में आती हैं। ये दोबारा से एक बार चेक करते हैं, 284। ठीक है, यहाँ पे आपने कौन सा रिलेशन लिया है? प्रोजेक्ट और डेप्ट। अब आप चेक करो, प्रोजेक्ट की एट्रीब्यूट्स आपकी पहले आ रही हैं, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट लोकेशन, डी नम, और उसके बाद जो आपका जो डी नम वाला यहाँ वाला कॉलम था वो खत्म हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द एट्रीब्यूट, अगर दोनों के नाम बाय चांस सेम हो तो आपको रीनेम करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लोकेशंस के बीच में अगर मुझे नेचुरल ज्वाइन लगाना है तो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लोकेशंस के बीच में क्या कॉमन एट्रीब्यूट दिख रहा है? D number. डी नंबर हेयर ऑल्सो एंड डी नंबर हेयर ऑल्सो। तो मैं दोनों के बीच में सिंपली नेचुरल ज्वाइन लगा दूंगी और मुझे रीनेम ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपली क्या किया, दोनों के बीच में डिपार्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ लोकेशन को नेचुरल ज्वाइन लगा के ज्वाइन कर दिया और मेरे पास रिजल्टेंट आउटपुट आ गया और मुझे रीनेम की जरूरत नहीं थी। क्या मैच होगा? कितनी रोज निकल के आएंगी? 5 रोज आएंगी। वेरी गुड। और कोई बच्चा आंसर करना चाहता है? Ma'am, 5 columns, ma'am. 3 rows, 5 columns. अच्छा मैच करनी है ना, है तो ये ज्वाइन ही। तो जहां पे यहाँ पे अगर 5 4 1 है तो यहाँ पे भी 5 4 1 से एंट्री मैच होगी आपकी या नहीं? सोच के बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आउटपुट इज डिफरेंट। अब आप अपने आउटपुट में देखो, आउटपुट में आपकी सारी की सारी रोज जो है वो मैच हो गई। Yes, ma'am. That is 5 columns and 5 rows. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट वी हैव इज जॉइन सिलेक्टिविटी। जॉइन सिलेक्टिविटी इज कि आपकी कितनी रोज जो हैं वो सिलेक्ट होके आएंगी।
कितनी रोज जो है वो सिलेक्ट होके आएंगी. सो अगर मैं R यूनियन R जॉइन S करती हूँ तो आपकी कितनी रोज सिलेक्ट होके आ सकती हैं? 0 से लेके NR मल्टीप्लाइड बाय NS नंबर ऑफ टपल्स जो है वो आपकी सिलेक्ट होके आ सकती हैं. ठीक है, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी साइज हो सकता है आपका, एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है? NR मल्टीप्लाइड बाय NS, एंड दिस रेशियो इज नोन टू बी योर जॉइंट सिलेक्टिविटी. ओके, चलो दिस इज अनदर एग्जाम्पल. हम ना भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज करेंगे, ऐसा मत सोचना कि आई एम जस्ट रशिंग विद द टॉपिक. हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जब क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आएंगी. बट अभी के लिए आपका ये जो जॉइन जो होता है, इट कैन बी एन वे जॉइन ऑल्सो. एन वे जॉइन का मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहले देखना शुरू करो. पहले मैंने किसको ज्वाइन किया? प्रोजेक्ट टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से कम ज्वाइन किया. ज्वाइन का सिंबल देखो बीच में. प्रोजेक्ट टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन किया सच दैट योर डी नम इज इक्वल टू डी नंबर. और ये जो रिजल्टेंट रिलेशन आया है, इट इज फर्दर जॉइंड विद द एम्प्लॉय रिलेशन वेयर MGR SSN इज इक्वल टू SSN. So I can have the n-way join also. n-way, ये 2-way join था जहां पे मैंने 2 रिलेशंस को ज्वाइन किया. ये 3-way join हो गया जहां पे मैंने 3 रिलेशंस को ज्वाइन किया. मैं फर्दर किसी और के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ. So I can have the n-way join. These type of joins जो अभी हमने आज की क्लास में देखे हैं, उनको हम इनर ज्वाइन बोलते हैं. सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम आउटर ज्वाइन को भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमने कौन से ज्वाइन आज की क्लास में समझे हैं? दैट इज योर इनर ज्वाइन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. इफ नो जॉइन कंडीशन इज स्पेसिफाइड, यहां से ध्यान से पढ़ोगे. इफ नो जॉइन कंडीशन इज स्पेसिफाइड तो क्या होगा? उसको सोच के बताओ क्या बन जाएगा. अगर आपने जॉइन बताई नहीं है, देन इट विल बी योर सिमिलर टू क्रॉस प्रोडक्ट. अगर आप जॉइन कंडीशन बता ही नहीं रहे हो तो इट विल बी सिमिलर टू क्रॉस प्रोडक्ट. All the tuples of relation 1 will be multiplied with all the tuples of relation 2. That means all the combination of tuples will appear in the output. ये वाला लास्ट वाला यहां से पढ़ना शुरू करो. if से, if there is no join condition, that all the combination of tuples qualify and the join degrades to Cartesian product, so known as cross product or cross join. ये लाइन कितने बच्चों को क्लियर नहीं है? प्लीज स्टॉप मी हियर सो दैट वी कैन डिस्कस इट फर्दर. बताइए, चल सकती हूँ आगे? Yes, ma'am. ठीक है. मैम. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक जो आज की क्लास का हो पाएगा. दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशन. कंप्लीट सेट, तुम्हें याद है हम मिनिमल सेट की बात करते थे? पता नहीं तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट हम एक कंप्लीट फंक्शनली कंप्लीट सेट की बात करते हैं कि कौन से मिनिमम सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं वो मैं अपने कंप्लीट सेट में रखती हूँ, जिसको यूज करके मैं और ऑपरेशंस को भी रख सकती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर हर एक रिलेशनल क्वेरी के लिए क्या क्या ऑपरेशन होने चाहिए? मेरे पास सिलेक्शन होना चाहिए, प्रोजेक्शन होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए, सेट डिफरेंस होना चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन को मैं किससे यूज कर बना सकती हूँ? इंटरसेक्शन कैन बी the query based on intersection can be equivalently run as union and then followed by set difference. Simply stating, intersection can be expressed as a combination of union and intersection. So intersection का एक replacement available है मेरे पास. So intersection एक तरह से मेरे पास एक ऐसा ऑपरेशन है जो मैं बाकी किसी ऑपरेशन को यूज करके भी कर सकती हूँ. So मैंने intersection को यहाँ पे नहीं रखा. Row operation is also important, and similarly your cross product. Why not join? Because join जो है that can be equivalent of cross product followed by the select condition. How many of you agree on this? Yes, ma'am.
ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपका एक कंप्लीट सेट का ऑपरेशन है, जॉइन कंप्लीट सेट का ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि इट कैन बी इक्विवेलेंटली रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाय द सिलेक्ट कंडीशन. सिमिलरली नेचुरल जॉइन जो है विच इट इज ऑल्सो कि आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप पहले रीनेम कर रहे हो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हो, फिर आप सिलेक्ट लगा रहे हो. सो आपका ये जो नेचुरल जॉइन जो है वो भी आपका इस कंप्लीट सेट के अंदर नहीं आता. सो अगर आपसे कोई पूछता है कंप्लीट सेट के कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, सो वी हैव दीज 6 ऑपरेटर्स फॉर द कंप्लीट सेट. ठीक है. With this I am stopping here myself. डिवीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. प्लीज कल की क्लास मिस मत करिएगा. हर बार का रिकॉर्ड है कि एक क्वेरी डिवीजन की जरूर आती है, एक क्वेरी डिवीजन की जरूर आती है एग्जाम में. सो डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज कल की क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे. और जितना मैंने आज पढ़ाया है ये बिल्कुल टिप्स पे आप करके आओगे कल की क्लास के लिए. ये जितना मैंने पढ़ाया है आपका क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन, ये बेसिस हैं आपके रिलेशनल कैलकुलस के लिए भी और आपका बेसिस है ये सीक्वल के भी. यही सेम चीजें हम सीक्वल पे भी इंप्लीमेंट करेंगे. यहाँ पे ये क्वेरी समझ में आ जाएगी, यहाँ पे ये सिंटैक्स समझ में आ जाएगा, तो सीक्वल में इंप्लीमेंट करना तो बहुत आसान है. एंड जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि somebody might question कि मैम सीक्वल में जब हम करते हैं तो हम रिलेशनल में क्यों लिखते हैं. एक बार तुम्हें रिलेशनल में क्वेरी लिखनी आ जाएगी ना, फिर आप सीक्वल क्या, नो सीक्वल क्या, किसी में भी अपनी क्वेरी को लिख सकते हो. सो क्वेरी की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिलेशनल कैलकुलस से बनती है, रिलेशनल अलजेब्रा से बनती है. एक बार रिलेशनल की क्वेरी आपको समझ में आ गई कैसे लिखनी है, फिर आप सीक्वल की क्वेरी तो बहुत आराम से लिख लोगे. ठीक है. अटेंडेंस ले लेते हैं. आकृति. Pradita.